गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि अपन पढ़ रहे थे प्रीक्लेम्शिया के बारे में पढ़ रहे थे अपन, ठीक है ना। जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स हैं उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे कि जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, जो प्रीक्लेम्शिया विक्लेम्शिया के बारे में अपन इंपॉर्टेंट जो पढ़ने हैं दो टॉपिक। तो जिसके अंदर अपन प्रीक्लेम्शिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैं प्रीक्लेम्शिया के बारे में जब आपको नॉर्मली मैंने बताया था कि जो प्रोटीन यूरिया की कंडीशन, मतलब यूरिन के अंदर प्रोटीन की मात्रा अगर लेवल बढ़ जाता है और हाइपरटेंशन की कंडीशन हो जाती है, उसे प्रीक्लेम्शिया बोलते हैं, ठीक है। तो अपन ने इसमें डेफिनेशन पढ़ ली अपन ने, और जिस डायग्नोसिस क्राइटेरिया पढ़ लिया प्रीक्लेम्शिया का, जिसमें हाइपरटेंशन, एडिमा, प्रोटीन की लेवल में मोल्ड, प्रोटीन यूरिया और रिस्क फैक्टर के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। अपन नेक्स्ट जो प्रीक्लेम्शिया के अंदर जो अपन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि पैथोफिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब अपन जैसे देख सकते हैं कि अगर मान लो कि पैथोफिजियोलॉजी का मतलब यही होता है कि जैसे प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन हो गई है, ठीक है। प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन हो गई है तो उस कारण से मतलब आप बोल सकते हैं कि कौन से ऑर्गन में कौन से फंक्शंस डिस्टर्बेंस हुए हैं, कौन सी पैथोलॉजी डिस्टर्बेंस हुई है, या बोल सकते हैं पैथोलॉजी की चेंजेज होने के कारण, मतलब कोई ऐसी डिजीज कंडीशन हो गई है जिनके कारण फिजियोलॉजिकल तक जो चेंजेज आए हैं, मतलब बोल सकते हैं कोई और दूसरे ऑर्गन में आया हुआ है, तो उस कंडीशन को पैथोफिजियोलॉजी उसके अंदर इंक्लूडेड करते हैं अपन, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे अपन, देखते हैं, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि पैथोफिजियोलॉजी की बात है, जो प्रीक्लेम्शिया की जो डिजीज है कि प्रीक्लेम्शिया के साथ साथ क्या होता है, जो मल्टीपल ऑर्गन भी क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। कि अगर मान लो किसी प्रेग्नेंट लेडी की अगर प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन हो गई है, मान लो सपोज करो कोई प्रेग्नेंट लेडी है, मान लो वो 20 वीक अबाउ है, 30 वीक्स की है, 32 वीक्स की है, और उसके क्या हो गया है प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन, आपने डायग्नोस किया गया तो उसका हाइपरटेंसिव की कंडीशन है, कंटिन्यूस देखा आपने 2 वीक से ज़्यादा, 3 वीक से ज़्यादा, 4 वीक से ज़्यादा देखा, कंटिन्यूस हाइपरटेंशन कंडीशन हो रही, तो हाइपरटेंशन हो रखा है और लेवल प्रोटीन का लेवल भी क्या है उसके अंदर बढ़ गया है, एडिमा की कंडीशन हो गई है, तो इस कंडीशन से आपको पता लगेगा, कंफर्मेटिव हो जाता है कि प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन हो गई है। तो उससे आपने देखा होगा कि प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन तो हो गई है, पर साथ साथ में क्या है, जो ऑर्गन साथ में इन्वॉल्व होते हैं वो भी क्या होता है, मतलब कई ऐसे ऑर्गन है जो भी साथ साथ में क्या होते हैं, इफेक्टेड हो जाते हैं, क्या होते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं। कौन सी कंडीशन से, प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन से, उसके बारे में अपन एक एक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऑर्गन कैसे डिस्टर्बेंस हो रहा है, या बोल सकते हैं कैसे इफेक्टेड पड़ रहा है, ठीक है। तो प्रीक्लेम्शिया इज एसेंशियल सिंड्रोम, essentially a syndrome of multiple organ involvement with the adverse maternal and fetal effect, the consequence of vasospasm and endothelial dysfunction and ischemia। प्रीक्लेम्शिया के साथ साथ क्या मल्टीपल विद द मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, की प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन के साथ साथ कई ऐसे ऑर्गन ही इन्वॉल्व हो जाते हैं जो मैटरनल और फीटल को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। किसको इफेक्ट करते हैं, जो मैटरनल और फीटल को इफेक्ट करते हैं, बोल सकते हैं मैटरनल फीटल के साथ 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 क्या करते हैं, जो ऑर्गन इफेक्ट है, मान लो कोई ऑर्गन फीटल का भी इफेक्ट हो गया और कई ऑर्गन मदर के भी इफेक्ट हो गए, मान सपोज करते हैं, क्या पता जब फीटल है उसके मान लो उस फीटल के मान लो कोई ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम हो जाए, तो क्या पता हाइड्रोफिलस हो जाए, मेंटल रिटार्डेशन कंडीशन हो जाए, बोल सकते हैं ब्रेन के अंदर एब्सेस हो जाए कंडीशन हो जाए, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि मतलब प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन के साथ साथ क्या हो रहा है, उस कंडीशन के साथ साथ क्या होता है, हाइपरटेंशन के साथ साथ क्या हो रहा है, या प्रोटीन के लेवल बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, जो ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं इससे बॉडी के ऊपर इफेक्ट भी पड़ते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन हो सकती है। तो इसके अंदर लिखा होगा फीटल इफेक्ट होता है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ वैसोस्पाज्म, वैसोस्पाज्म हो जाता है एंडोथीलियल डिसफंक्शन, जो एंडोथीलिया जो उसके अंदर डिसफंक्शन हो जाएगा, फंक्शनिंग प्रॉपर्ली नहीं करेगा, इस्चेमिया की कंडीशन हो जाएगी, मतलब उसके अंदर इन्फेक्शन होने की कंडीशन हो जाएगी, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, उस कारण से क्या हो रहा है, इस्चेमिया की कंडीशन हो गई है, ठीक है। तो साथ साथ में क्या होता है, इस्चेमिया की कंडीशन हो जाती है, जिससे प्रॉब्लम से कई ऑर्गन्स के अंदर क्या हो जाती है, डिफेक्टेड हो जाते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे जो फर्स्टली ऑर्गन जो बात कर सकते हैं अपन, जो यूटेरो प्लेसेंटल बेड, जिसकी बात करते हैं अपन, यूटेरो प्लेसेंटल बेड की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि माल डेवलपमेंट होता है, मतलब बोल सकते हैं कि मतलब एक आपने एक तरीके से आपने पढ़ा भी होगा, स्पाइरल आर्टरी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो स्पाइरल आर्टरी होती है प्लेसेंटा बेड के अंदर, मतलब एक तरीके से स्पाइरल आर्टरी होती है जो यूट्रस के अंदर होती है, जो एंडोमेट्रियम लेयर के वहाँ पर स्पाइरल आर्टरीज होती है, देखिए कि स्पाइरल आर्टरी, ठीक है। वो स्पाइरल आर्टरी के जो स्मॉल आर्टरीज होती है, जो क्या होती है, वो टेम्परेरी सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई करती है एंडोमेट्रियम के अंदर, वो क्या करते हैं, यूट्रस के अंदर होती है, वो क्या कहते हैं, जैसे ये क्या होता है ये जो लूटियल फेज होता है, ठीक है, जो लूटियल फेज होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे, वहाँ पर एक तरह से बोल सकते हैं ब्लड सप्लाई, बोल सकते हैं अपने एंडोमेट्रियम के अंदर क्या करती है, स्पाइरल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। बट ये जो स्पाइरल आर्टरी होती है, जब ये होती है, जब प्रेग्नेंट हो जाती है लेडी, तो ये कन्वर्ट जो होती है स्पाइरल आर्टरी, वो हो जाती है यूट्रो प्लेसेंटल ब्लड फ्लो के अंदर
कन्वर्टेड हो जाती है। जो क्या करती है, जो ये क्या करती है वेसल, जो मतलब एक तरह से वो एंडोमेट्रियम हो या मेसोमेट्रियम हो, एंडोमेट्रियम वाली जो लेयर होती है, जो प्लेसेंटा होती है, डेसिडुआ होती है, उसको ब्लड सप्लाई करती है, बोलते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, एक तरह से वो काम करती है स्पाइरल आर्टरी। तो स्पाइरल आर्टरी अगर मान लो इसके अंदर अफेक्टेड हो जाती है, मान लो इस चीज़ का अफेक्टेड हो जाती है कि उसके माल डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाता है, प्लेसेंटा का नहीं हो पाता है, यूट्रो प्लेसेंटा का नहीं हो पाता है, तो ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं पहुंच पाता है, प्रेग्नेंट लेडी की तो न्यूट्रिशन प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, सिंड्रोम बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, सिंड्रोम बन जाते हैं। एक तरह से तो यूट्रो प्लेसेंटल बेड, इसमें वैसोस्पाज्म हो गया या यूट्रो प्लेसेंटा वैस्कुलेचर में क्या होता है, डायमीटर, उसका क्या डायमीटर अलग से हो गया। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ पर देखता हूँ, मैं डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि आपने देखा कि ये तो जो नॉर्मल जो नॉर्मल टेंशन है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि नॉर्मल है कि स्पाइरल आर्टरीज है, ये बेसल आर्टरी है, ये रेडियल आर्टरी है। यहाँ पर बात करते हैं फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज किया गया, यहाँ पर देखो इस तरीके, और यहाँ पर जो स्पाइरल आर्टरी उसका स्ट्रक्चर देखो ऑटोमेटिक क्या हो गया, उसका ऑटोमेटिक क्या हो गया, स्पाइरल आर्टरी का चेंज हो गया है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बिल्कुल पतला है, पर यहाँ पर बहुत डायलेटर, यहाँ पर क्या होता है प्रीक्लेम्शिया कंडीशन में क्या होती है, ये क्या हो जाती है, बहुत पतली हो जाती है, जिससे क्या होता है, प्रीक्लेम्शिया कंडीशन में क्या हो रही है, प्रीक्लेम्शिया कंडीशन में हाइपरटेंशन हो रहा है। और हाइपरटेंशन हो रहा है तो मतलब आर्टरीज क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर यहाँ पर तो क्या है, वो डायलेट है, पर यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है। ये कंडीशन किसके अंदर हो रही है, स्पाइरल आर्टरी के अंदर। तो स्पाइरल आर्टरी ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं कर पाती है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं कर पाती, तो न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली नहीं पी पाता है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता, तो पेशेंट की मोर्टिलिटी मोर्बिडिटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो स्पाइरल आर्टरी क्या होती है, मायोमेट्रियम को बोल सकते हैं या एंडोमेट्रियम बोल सकते हैं, प्रॉपर्ली क्या होती है, जो ब्लड सप्लाई उसका डायमीटर बहुत कम हो जाता है, स्पाइरल आर्टरी का डायमीटर बहुत लेस हो जाता है, जिसके कारण ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं कर पाती है। और उसके कारण क्या होती है, जो इंट्रायूट्राइन जो ग्रोथ रिटार्डेशन है, बोल सकते हैं इंट्रायूट्राइन जो रिस्ट्रिक्शन है, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो देखो ड्यू टू द वैसोस्पाज्म एंड यूट्रोप्लेसेंटल वास्कुलेचर द मीन डायमीटर ऑफ द मायोमेट्रियम स्पाइरल आर्टरीज इज रिड्यूस। जो उसका डायमीटर है, जो स्पाइरल आर्टरी का जो डायमीटर है, वो कम हो जाता है वहाँ पे वैसोस्पाज्म होने के कारण। इट द कोज इंक्रीज द पेरिनेटल मोटिलिटी एंड मोर्बिडिटी थ्रू द इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। इनकी इंट्रायूट्राइन जो ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन अगर रुक जाती है, इंट्रायूट्राइन प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं हो पाता, उसके कारण मोटिलिटी मोबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब्रिप्शो प्लेसेंटा होने के चांसेस जो होते हैं, प्लेसेंटा इन्फेक्शन होने के चांसेस जो होते हैं, आइट्रोजेनिक प्रीमेच्योरिटी होने के चांसेस हो सकते हैं। अब यहाँ पर अब्रिप्शो प्लेसेंटा में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, इस डिजीज के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा आपको इसके, इसलिए अब्रिप्शो प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा इन्फेक्शन यानी मतलब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द क्या हो रहा है उसके अंदर, ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पा रही। कौन सप्लाई करता है, वो स्पाइरल आर्टरी सप्लाई करती है, वो नहीं कर पा रही है। प्लेसेंटा इन्फेक्शन हो रहा है, प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा। एंड आइट्रोजेनिक प्रीमेच्योरिटी, और आइट्रोजेनिक प्रीमेच्योरिटी में प्रॉपर्ली मैच्योरिटी नहीं हो पाई है। तो ये कंडीशन किसके कारण हो रहा है, यूट्रोप्लेसेंटल बेड के कारण। क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर वैसोस्पाज्म हो गया है, जिसमें डायमीटर क्या हो गया, उसका कम हो गया है, स्पाइरल आर्टरी का ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रही, जिसके कारण इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो गया है, जिसके कारण मोर्टिलिटी मोर्बिडिटी रेट बढ़ गई है। अब्रिप्शो प्लेसेंटा ये उनकी कंडीशन हो सकती है, प्लेसेंटा इन्फेक्शन हो सकती है, आइट्रोजेनिक प्रीमेच्योरिटी की होने के चांसेस हो सकते हैं। वो किसके कारण हो रहे हैं, यूट्रोप्लेसेंटल बेड के कारण, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये हो रहा है प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन के कारण, की मतलब हाइपरटेंशन कंडीशन हो रहा है, प्रोटीन कंडीशन हो रही है, एडिमा की कंडीशन हो रही है, जिनके कारण ये प्रॉब्लम्स आ रही है। समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं अपन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के कारण, कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के कारण क्या हो गया, अगर मान लो इस कंडीशन हुई, अगर मान लो ब्लड सप्लाई प्रॉब्लम, तो कार्डियक आउटपुट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा ही नहीं। तो उससे क्या होता है, हार्ट के ऊपर भी क्या होगा, इफेक्ट होने के चांसेस होंगे कि नहीं होंगे। तो द कॉन्ट्रैक्टेड प्लाज्मा वॉल्यूम हीमो कंसंट्रेशन प्रीक्लेम्शिया अलोंग विद द इंक्रीज सिस्टमैटिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस, उसके जो वैस्कुलर रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नॉर्मल एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हो जाएगा, एंड डिक्रीज कार्डियक पेलोड के बारे में तो शायद आप जानते होंगे, पिलोड आफ्टर लोड, और जो प्रीलोड क्या होता है उसको क्या होता है, इसमें कम हो जाता है, और कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे अपन बोल सकते हैं कि नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, 70 ml होता है, वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उसका स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो कार्डियक आउटपुट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कार्डियक आउटपुट के हाइपरटेंशन प्रोटीन के जो प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन है, उसके कारण कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे भी क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, जो कंसंट्रेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस हो रहा है, जो इंक्रीज हो गया है, जिसके कारण क्या हो गया, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हो गया। और डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हो गया तो क्या हो सकता है, उसके रीनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, रीनल प्रॉब्लम भी अपन देखेंगे। तो रीनल चेंजेस के बारे में अपन देखेंगे। अब आपने देखा होगा कि प्रोटीन यूरिया, अगर प्रोटीन का लेवल बढ़ रहा है,
कि आपने देखा कि प्रीक्लेम्शिया कंडीशन में प्रोटीन का लेवल बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है मतलब रीनल में प्रॉब्लम है, रीनल के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी। रीनल के अंदर प्रॉब्लम आए तो क्रिएटिन का लेवल भी बढ़ेगा, क्रिएटिन का लेवल बढ़ेगा तो इन्फेक्शन हो गया, अक्यूट रीनल फेलियर हो गया, अक्यूट रीनल फेलियर हुआ तो उसको यूरिन पास आउट नहीं होगा, यूरिन पास आउट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ओलिगोयूरिया हो जाएगा, ओलिगोयूरिया हो जाएगा तो कंडीशन मतलब कंडीशन क्या हो जाएगी उसके अंदर, एडिमा की कंडीशन हो जाएगी, उसके अंदर क्या हो जाएगा, फ्लूइड कलेक्शन हो जाएगा बॉडी के अंदर, तो एडिमा की कंडीशन होगी कि नहीं होगी, होगी। तो ये किसके कारण हो रहा है, प्रीक्लेम्शिया के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है ये, प्रीक्लेम्शिया के कारण होता है। तो प्रोटीन यूरिया अकर ड्यू टू द इंक्रीज लीकेज ऑफ प्रोटीन, की सबसे ज्यादा लीकेज हो रहा है प्रोटीन का फ्रॉम द ग्लोमेरुलर एंडोथेलियोसिस एंड इंक्रीज द कैपिलरी परमेबिलिटी। जो कैपिलरी की जो परमेबिलिटी है, आपने देखा होगा जब इन्फ्लामेशन होता है वो किसके कारण होता है, वो इन्फ्लामेशन होता है। जब इन्फ्लामेशन का होता है, जब कोई भी चीज़ की अगर इंजर्ड हो जाए या कुछ भी लग जाए तो वहाँ पर कैपिलरी की परमेबिलिटी वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी क्या है, कैपिलरी इंक्रीज द कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। अलोंग विद द कॉन्कोमेंटेंट डिप्रेशन ऑफ द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, उसके अंदर जो क्या होता है, डिप्रेशन बढ़ जाता है या डिक्रीज हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, साथ में प्रोटीन का लीकेज बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। किसके अंदर, जब ग्लोमेरुलर एंडोथेलियोसिस, जिसके कारण क्या प्रोटीन का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किसके अंदर, यूरिन के अंदर। तो देयर रिडक्शन ऑफ यूरिन आउटपुट टू रिजर्व डिजीज, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें रिजर्व होता जा रहा है और यूरिन आउटपुट क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। तो इन सीवियर कंडीशन के अंदर इन द सीवियर डिजीज अक्यूट रीनल फेलियर होने की कंडीशन है फ्रॉम अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। नेक्रोसिस कंडीशन होती कि नहीं होती, इन्फेक्शन हो जाए, नेक्रोसिस हो जाएगा, में डेवलप एंड द मैनिफेस्टेड द ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया होने के चांसेस है एंड एंडयूरिया होने के चांसेस अलोंग विद द रैपिडली डेवलपिंग एजोटीनिया कोजिंग अप टू 1 mg पर DL इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन पर डे। 1 mg पर बोल सकते हैं 1 mg पर DL इंक्रीज होता जा रहा है, किसका, क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाएगा तो यूरिन का पास आउट होना ही बंद हो जाएगा, क्रिएटिनिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो तो। ठीक है, तो ये किसके कारण हो रहा है, ये प्रोटीन के लेवल के कारण हो रहा है। कि प्रोटीन का लेवल बढ़ रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसके अंदर लीकेज बढ़ रहा है, और लीकेज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण ओलिगोयूरिया हो रहा है, सीवियर डिजीज कंडीशन हो रही है, उसके कारण एनयू मतलब बोलते हैं ओलिगोयूरिया के साथ क्या क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ रहा है। तो ये किसके कारण, रीनल चेंजेस हो रहे हैं। कि किसके कारण हो रहे हैं, प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन के कारण। किसके कारण हो रहे हैं, प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन के कारण। तो अपन ने 3 चीज पढ़ ली, यूट्रो प्लेसेंटा बेड के कारण मतलब प्रॉब्लम हो रही है, कार्डिक सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है, रीनल चेंजेस के अंदर भी क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट बात करेंगे कि सबसे बड़ा जो कॉम्प्लिकेशन है, अपन बात कर सकते हैं कि रीनल चेंजेस के बाद अपन बात करें सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है जो प्रीक्लेम्शिया की बात करेंगे। अगर मान लो प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है, प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है, अगर मान लो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है कि हीमोलाइसिस की कंडीशन हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में हेल्थ सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा है। कि प्रीक्लेम्शिया का सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन होने के जो चांसेस है, सबसे बड़ा साइड इफेक्ट बोल सकते हैं, सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं, हेल्थ सिंड्रोम होने के चांसेस है। इसमें क्या होता है हेल्थ सिंड्रोम के अंदर, इसमें एंजाइम जो लीवर के जो एंजाइम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, प्लेटलेट्स काउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हीमोलाइसिस हो जाएगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हेल्थ सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हेल्थ सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, तो हेल्थ सिंड्रोम की बात करें अपन कि हेल्थ सिंड्रोम इज ए फॉर्म ऑफ सीवियर प्रीक्लेम्शिया। ये कहते हैं सीवियर वो कहाँ से होता है, ये प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में होता है, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। कैरेक्टराइज हीमोलाइसिस हो जाता है, एलिवेट हो जाता है, लीवर एंजाइम्स का एलिवेशन हो जाता है, लो प्लेटलेट्स काउंट हो जाती है, मे ऑब्जर्व द 20% वुमेन द सीवियर प्रीक्लेम्शिया एंड इक्लेम्शिया। अगर मान लो कि जिसके सबसे ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो रखी है, प्रीक्लेम्शिया और इक्लेम्शिया कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है, उनके अंदर 20% जो वुमेन्स होते हैं उनके अंदर हेल्थ सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। हेल्थ सिंड्रोम होने के चांसेस का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो चुकी है। और हेल्थ सिंड्रोम के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट ये है कि हीमोलाइसिस हो जाता है, एलिवेट द लीवर एंजाइम्स हो जाते हैं, और लो प्लेटलेट्स काउंट हो जाती है। तो लो प्लेटलेट्स काउंट हुई तो मतलब क्या हुआ, अगर हल्की सी भी चोट लगी तो ब्लीडिंग क्लोटिंग टाइम क्या हो जाएगा, उसका क्लोट नहीं बनेगा, क्लोट नहीं बनेगा तो ब्लीडिंग हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा, ब्लड लॉस हो जाएगा, ब्लड लॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एनीमिया की कंडीशन हो जाएगी। और एनीमिया की कंडीशन होता है ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, उसका डाउन हो जाएगा, डाउन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पेशेंट के अंदर न्यूट्रिशन डिस्निया की कंडीशन भी होगी कि नहीं होगी, तो रेस्पिरेटरी के अंदर भी क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो मतलब यह है कि एक स्टार्ट से होता है तो दूसरे ऑटोमेटिक सिस्टमेटिक क्या होते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिक अफेक्टेड होते हुए चले जाते हैं। तो साथ में क्या हो जाएगा, इसके अंदर सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग और एपिगेस्ट्रिक राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। मतलब जो नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है और एपिगेस्ट्रिक पेन होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है।
वैसे आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो कि इपिगेस मतलब इपिस्टेक्सिस हो सकता है, नोज ब्लीडिंग हो सकती है, कंडीशन हो सकती है कि हाइपोटेंशन कंडीशन हो सकती है। तो अलग अलग बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि प्लेटलेट्स डाउन हो रही है, हीमोलाइसिस हो रहा है, एलिवेट एंजाइम्स बढ़ रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो जाएंगे, और भी अफेक्टेड होंगे, लीवर के जो प्रॉब्लम्स है वो भी अफेक्टेड होंगे, ब्लड से रिलेटेड है वो भी हो जाएंगे, फिर रेस्पिरेटरी से रिलेटेड हो जाएंगे, कार्डियक से रिलेटेड, तो सारे इसके अंदर क्या हो जाएंगे, साइन एंड सिम्टम अपन को दिखाई देंगे इसके अंदर। समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि अगर मान लो सपोज करो कि प्रीक्लेम्शिया कंडीशन के कारण अगर ये कॉम्प्लिकेशन का हेल्प सिंड्रोम हो रहा है, तो अगर बोलते हैं कि अपन इक्लेम्शिया इसी कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे, कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन में पहला हो जाएगा इक्लेम्शिया होने की कंडीशन हो सकती है। इक्लेम्शिया में अपन को मैं आपको पढ़ाऊंगा, वैसे इसमें हाइपरटेंशन की कंडीशन हो जाती है, इसमें सीजर्स आते हैं मोस्टली, ठीक है। मैं प्रीक्लेम्शिया खत्म होगा उसके बाद अपन इक्लेम्शिया ही स्टार्ट करेंगे। तो इसका कॉम्प्लिकेशन इक्लेम्शिया हो सकता है, इसके अंदर प्लेसेंटा अब्रुप्शो हो जाता है, अब्रुप्शो प्लेसेंटा बोल सकते हैं अपन, प्लेसेंटा अब्रुप्शन बोल सकते हैं, ये हो सकता है, ये भी मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको। पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, पल्मोनरी एडिमा हो जाता है उस कंडीशन में। अक्यूट रीनल फेलियर हो जाता है, सेप्सिस होने के चांसेस है, किसके कारण हो रहा है, ये हेल्थ सिंड्रोम के कारण हो रहा है। अब आप बोलोगे कि पल्मोनरी एडिमा क्यों हो रहा है, अक्यूट रीनल फेलियर क्यों हो रहा है, सेप्सिस क्यों हो रहा है, अगर भाई उसकी प्रीक्लेम्शिया कंडीशन हो रही है, प्रीक्लेम्शिया के कारण जो कॉम्प्लिकेशन हो रहा है वो हेल्थ सिंड्रोम हो रहा है। अगर प्रीक्लेम्शिया कारण तो उसका हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, तो उसको एडिमा की कंडीशन बढ़ रही है, तो अक्यूट रीनल फेलियर बढ़ रहा है, सेप्सिस भी हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, सारे बीच क्या हो जाएंगे, एक साथ ही उसके अंदर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अपन देखेंगे कि विजुअल डिस्टर्बेंस एंड रेटिनल चेंजेस, कि उसके अंदर जो पेशेंट है, प्रीक्लेम्शिया वाला पेशेंट है, उसके अंदर विजुअल डिस्टर्बेंस होंगे और रेटिनल चेंजेस भी होंगे, कि तो विजुअल डिस्टर्बेंस को दिखना कम हो जाएगा, उसके अंदर वो ज़्यादा सीवियर प्रीक्लेम्शिया कंडीशन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, उसको दिखना कम हो जाएगा। तो विजुअल डिस्टर्बेंस लाइक ब्लरिंग एंड विजन आर कॉमन सीवियर प्रीक्लेम्शिया। प्रीक्लेम्शिया कंडीशन में क्या होता है, सीवियर क्या होता है, उसके अंदर ब्लरिंग टाइप का हो जाता है, उसको दिखना कम हो जाता है। वेरियस रेटिनल चेंज होता है हाइपरटेंशन के अंदर, आर्ट्रियोवीनस नैरोइंग एंड स्पाज्म, एडिमा, हेमरेज एंड एक्सुडेट एंड पेप्लियोडेमा। अगर मान लो हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है, ऑब्वियसली बात है कि प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन है, अगर प्रीक्लेम्शिया हो रहा है तो उसके अंदर हाइपरटेंशन हो रहा है, पता है आपको ये चीज। अगर हाइपरटेंशन होता है तो रेटिनल चेंजेस में क्या होता है, क्या होता है, आर्ट्रियोवीनस नैरोइंग होता है, जो आर्ट्रियो जो वीनस होती है, जो क्या होती है, आर्ट्रियोवीनस जो आर्ट्रियोवीनस वाली जो बोल सकते हैं अपन, जो वेसल्स है वो क्या हो जाएगी, वहाँ पर नैरो हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, तभी तो क्या हो रहा है, वहाँ पर ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एंड स्पाज्म हो जाएगा, वहाँ पर स्पाज्म हो जाएगा, एंड एडिमा की कंडीशन हो जाएगी। क्यों एडिमा की कंडीशन कैसे हो जाएगी, वहाँ पर क्या होता है, जहाँ प्रोटीन का लेवल बढ़ रहा है तो उसके कारण क्या होता है, प्रोटीन का लेवल बढ़ रहा है तो प्रोटीन का मात्रा तो उसके एक तो यूरिन पास आउट करना बंद कर दिया, यूरिन पास आउट करना बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा, एडिमा, और कैपिलरी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ऑटोमेटिकली बढ़ रही है, तो एडिमा की कंडीशन भी हो सकती है। हेमरेज हो सकता है ब्लड का बोलते हैं ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, प्लेटलेट्स हो रही है, प्लेटलेट डाउन हो रही है बोल सकते हैं उसकी कंडीशन में, या बोल सकते हैं कि तो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। एक्सुडेट एंड पेप्लियोडेमा की कंडीशन भी हो सकती है। तो क्या होता है, विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकता है, किसके कारण हो रहा है, वो प्रीक्लेम्शिया की सीवियर कंडीशन के कारण क्या हो रहा है, विजुअल डिस्टर्बेंस हो रहा है। चेंजेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैंने बताया था कि अगर मान लो अगर ये कंडीशन हो रही है, अगर हाइपरटेंशन वाली कंडीशन में ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच रही है, बोल सकते हैं प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो रही है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जिसमें वेरियस रेस्पिरेटरी चेंजेस विच कैन बी सीन। आप कौन कौन से चेंजेस देखोगे, आप देखोगे पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। फर्स्टली क्या देखोगे आप, अगर मानो किसी पेशेंट के अगर एक्सेस फ्लूइड इन द लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड भर जाए, लंग्स के अंदर फ्लूइड कलेक्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसके पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसके अंदर, पल्मोनरी एडिमा। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हाइपरटेंशन हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है उसकी कंडीशन में, ब्लड का लेवल बढ़ रहा है, ब्लड का लेवल तो उसके अंदर फ्लूइड का लेवल भी बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पल्मोनरी हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो पेशेंट के अगर मान लो किसी के सीवियर कंडीशन या प्रीक्लेम्शिया कंडीशन हो रही है, तो उसके चांसेज है कि पल्मोनरी एडिमा होने के भी क्या हो जाएंगे, चांसेज हो जाएंगे, पल्मोनरी एडिमा के भी क्या हो जाएंगे, चांसेज हो जाएंगे। नेक्स्ट है ARDS, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अगर मान लो उसके रेस्पिरेटरी सिंड्रोम अगर एडिमा हो गया तो उसके रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। या बोल सकते हैं प्लेटलेट डाउन हो गए तो ब्लड की कमी हो गई तो ऑटोमेटिक डिस्ट्रेस होगा नहीं होगा, डिस्ने कंडीशन होगी। तो ARDS से उनके भी चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट वन है निमोनिया, निमोनिया होने के भी चांसेस हो सकते हैं उस कंडीशन के अंदर, किसके अंदर, प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन के अंदर भी निमोनिया होने के चांसेस भी हो सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं स्कैटर्ड एल्वुलार हेमरेज। इसमें क्या होता है, डिफ्यूज क्या होता है, डिफ्यूज एल्वुलार हेमरेज होता है, माने एल्वुलाई है ये बोल सकते हैं अपन, उसके अंदर क्या होता है, हेमरेज हो जाता है। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, बहुत इमरजेंसी के कारण होता है ये, मतलब इमरजेंसी कंडीशन है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है। एल्वुलार जो फिल्ट्रेशन वो क्या होता है, डिफ्यूज जो एल्वुलार फिल्ट्रेशन है, मतलब इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होते हैं ये डिसऑर्डर्स है जिसके कारण बहुत जिसे DAH बोलते हैं, डिफ्यूज एल्वुलार हेमरेज बोलते हैं इसको। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, अगर मान लो उसमें हेमरेज हो जाएगा तो उसमें कोलैप्स होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, उसमें उस कंडीशन में बहुत इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो सकती है, डिस्ने कंडीशन हो सकती है, पेशेंट की बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब हो सकती है, बहुत इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, स्कैटर्ड एल्वुलार हेमरेज बोलते हैं। तो ये प्रीक्लेम्शिया की आपको मैंने आपको बताया, ये पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अपन नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको विजुअल डिस्टर्बेंस एंड चेंजेस और रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने आपको इसके अंदर मैंने बता दिया है। इसके में अपना जो एक टॉपिक इसके पीछे अपना रह गया था, जो स्लाइड निकल गई है, जो अपन ने पढ़ रहे थे हेल्प सिंड्रोम पढ़ रहे थे, कि हेल्प सिंड्रोम के बारे में बता रहा था, तो उसका मैनेजमेंट अपन ने छोड़ दिया। और जो ब्रेन के अंदर जो चेंजेज होते हैं, मैंने अपन को बीच में अपनी स्लाइड रह गई थी, तो देखिए जो हेल्प सिंड्रोम है उसके अंदर मैनेजमेंट यही है कि इसमें हाइपरटेंसिव ड्रग्स देते हैं इसके अंदर। तो ट्रीटमेंट लाएंगे सीवियर प्रीक्लेम्सिया यूजिंग द हाइपरटेंसिव एंड एंटी कन्वर्जेंट along with the delivery and fetus after stabilizing the general condition of patient। इसमें क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी कन्वर्जन, क्योंकि एंटी कन्वर्जन इसलिए देते हैं क्योंकि जो इक्लेम्शिया होता है उसमें हाइपरटेंशन और सीजर्स के क्या होते हैं सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, तो सिम्टम एक सीजर्स उसमें एपिसोड्स होते हैं। तो सीजर्स को प्रिवेंट करने के लिए, उसके कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए और हाइपरटेंशन को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। जो प्रीक्लेम्शिया सीवियर हो जाती है तो इसको करने हेल्प सिंड्रोम होने के चांसेस ना हो, और हेल्प सिंड्रोम हो गया तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस है, इक्लेम्शिया होने के चांसेस। तो इसका मैनेजमेंट यही है कि हाइपरटेंशन डिसऑर्डर देते हैं और एंटी कन्वर्जन डिसऑर्डर इसके अंदर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी चेंजेस, जो ब्रेन के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, कि चेंजेस ये आते हैं ब्रेन के अंदर अगर प्रीक्लेम्शिया कंडीशन होती है तो कंप्यूटराइज द एक्सेल टोमोग्राफी मैनेजिंग इमेजिंग एंड शो द फॉलोइंग एबनॉर्मलिटीज। आपने सिटी स्कैन कराया या बोल सकते हैं MRI कराया, एक्सरे कराया, जो भी करवाया उसके साथ अपन देखते हैं, उसके अंदर पता लगता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो सेरेब्रल एडिमा एंड एडिमा द ऑक्सीपिटल वाइट मैटर्स के अंदर होने के चांसेज है, कि सेरेब्रल एडिमा होने के चांसेज है, एडिमा एंड ऑक्सीपिटल वाइट मैटर्स जो होता है उसके अंदर भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड सडन डेवलपमेंट ऑफ द हाइड्रोसेफेलस, और सडनली क्या होता है, हाइड्रोसेफेलस होने के चांसेस होते हैं अगर ये इन्फेक्शन हो गया, या बोल सकते हैं अपन बोल सकते हैं कि अगर प्रीक्लेम्शिया कंडीशन हो गई तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई, हाइपरटेंशन हो गया, एडिमा हो गया, तो सडनली हाइड्रोसेफेलस के होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, बच्चे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट था और ये चेंजेस द ब्रेन था। इसके बाद जो फिफ्थ था मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, विजुअल डिस्टर्बेंस ऑफ रेटिनल चेंजेस, ये आपको बता चुका हूँ। चेंजेस इधर रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये पैथोफिजियोलॉजी आपकी प्रीक्लेम्शिया की खत्म हो चुकी है। आज के लिए इतना ही है, तो अपन कंटिन्यूस अभी प्रीक्लेम्शिया अभी चलेगा, ठीक है। तो आप इसको नोट्स बनाते चलिए, समझते चलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।